हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर SCERT बिहार बोर्ड SCERT बिहार बोर्ड बुक क्लास 9th की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जो अध्याय 3 आज पढ़ाएंगे, जिसमें से आज पढ़ा जाएगा अफवाह स्वरूप। इससे पहले हमने अध्याय 2 तक कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके शेष अध्याय देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं, क्योंकि BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को हल करवाया जा रहा है, जो कि थ्योरी नुमा है। आप यहाँ से पढ़ करके आप MCQ बहुत आसानी से लगा सकते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर थ्योरी को समझना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आसान शब्दों में हम यहाँ से जानते हैं सारे। यहाँ पर हम ये भूगोल की बुक की एनालिसिस है, अर्थात ये भूगोल है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अफवाह शब्द से तात्पर्य जल प्रवाह से है। जब आप भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करेंगे तब पाएंगे कि विविध क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर के एक मुख्य नदी का निर्माण कर लेती हैं। अनंतः इन नदियों के जल किसी बड़े जलाशय जैसे कि झील या समुद्र या खाड़ी में प्रवाहित हो जाते हैं। एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अफवाह द्रोण अथवा बेसिन कहा जाता है। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं, तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती हैं। किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों से निर्धारित होती है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। बच्चों, अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में इनकी उत्पत्ति होने के कारण नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। इनकी भिन्नता निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है। हिमालय की नदियाँ। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन जो है ये अमेजन नदी की है। हिमालय की नदियों के बारे में आइए जानते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे से हमारी बातों को सुनिएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए, या अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको ये रिवीजन अवश्य होगा। फिर यहाँ पे नीचे MCQ दिया जाएगा, उसका उत्तर आप सभी को खुद कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलिए हिमालय की नदियाँ। हिमालय की जो अधिकांश नदियाँ 12मासी अथवा अस्थायी हैं। इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम के पिघलने से सालों भर जलापूर्ति होती रहती है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियां ये हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हिमालय से निकलती हैं। इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है। हिमालय जनित नदियां उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलाप को अंजाम देती हैं। ये नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपर्दन करती हैं और सिल्ट अथवा गार्द, बालू, मिट्टी जैसे अपर्दित पदार्थों का संवहन करती हैं। नदियां ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती हैं अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। इससे मध्य एवं निचले मार्ग में जहां भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियों का संवहन करने में कठिनाई होने लगती है। अर्थात गार्ज क्या है? गार्ज क्या है बताइए? गार्ज गार्ज किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे? जब पहाड़ी कुछ ऐसे खाई नुमा बन जाती है तो नीचे वाले भाग को गार्ज कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पहाड़ी है और नीचे क्या है, धाराएं बह रही हैं, तो यही क्या है, एक गार्ज नुमा निर्माण करती हैं। तो इसी को बोला जाता है गार्ज, नीचे वाले को। परिणामतः नदियाँ विसर्पित होकर के गोखुर झील, बाढ़ का मैदान, डेल्टा जैसी अनेक आकृतियों का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ। यहाँ की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, अर्थात जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ अर्थात जो प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती हैं, ऐसी नदियाँ जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा था जो
हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये मौसमी नदियाँ हैं जिनका स्रोत है वर्षा जल का है। वर्षा जल ही इसका मुख्य स्रोत है। जब यहाँ पे बारिश होगी तभी ये नदियाँ यहाँ पर नदियों में पानी रहेगा। ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मौसम में जब वर्षा नहीं होती है यहाँ की बड़ी बड़ी नदियों का जलस्तर घटकर छोटी छोटी धाराओं या नलिकाओं में परिणत हो जाता है। इनमें से कुछ नदियाँ पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, किंतु प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकल करके बंगाल की खाड़ी में से गिरती हैं। ये नदियाँ छिछली और कम लंबी हैं। ये नदियाँ अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के द्वारा ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण होता है। अर्थात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नदी का स्रोत है। जब ये ऊपर नदियाँ बहती हुई जाती हैं तो यहाँ पर नदियाँ सूख जाती हैं जिससे गोखुर का निर्माण करती हैं। तो ये गोखुर है और कुछ ये सांप के नुमा चलती हैं इसलिए इसे विसर्ग कहा गया। और ये नदियों का मध्य भाग है और ये ऊपरी भाग है नदियों का, ये निचला भाग है जो जा करके डेल्टा का निर्माण यहाँ पर करती हैं। यही बताया गया है कि नदियों के विभिन्न अवस्थाएं हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की अफवाह मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी एवं गहरी हैं। मुख्य नदियों के अतिरिक्त इनकी कई सहायक नदियां भी हैं। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत में भी कई नदियां प्रवाहित होती हैं जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों की व्याख्या निम्नवत की जा रही है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ की सूची बनाइए जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अपवाहित होने वाली नदियों की पहचान की जा सके। क्या आप जानते हैं नदियां अपने गाद से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती हैं। ये तटबंध बाढ़ क्षेत्र में मानव अधिवास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ज्ञात कीजिए बिहार की राजधानी पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर अवस्थित है। सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। ये तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें जास्कर, नुब्रा, श्योक, हंजा जैसी प्रमुख सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। लद्दाख में सिंधु नदी गाज का निर्माण करती हैं जिसे गिलगिट गार्ज कहते हैं। यह पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। बलूचिस्तान गिलगिट से होते हुए ये नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती हैं। यहाँ मिठान कोट के समीप सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि नदियाँ सिंधु से मिल जाती हैं। तत्पश्चात ये नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करती हुई अरब सागर में जा गिरती है। हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर। इस नदी की 1/3 प्रवाह क्षेत्र भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में और शेष पाकिस्तान में स्थित है। गंगा नदी। इस नदी की प्रमुख या मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती हैं। अलकनंदा जो है ये उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती हैं तथा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती हरिद्वार के समीप गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल राज्यों से बहती हुई फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है। गंगा के प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन करें और हिमालय की अनेक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपने जल को गंगा में उत्सर्जित करती हैं।
इसके अतिरिक्त केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां जैसे सोन भी गंगा में मिल जाती है। फरक्का के समीप गंगा नदी दो भागों में बढ़ती है। प्रथम भाग हुगली गंगा की वितरका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। दूसरी भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। इस संगम को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा है। दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। अरावली नगर गंगा एवं सिंधु की जल विभाजक पर बसा हुआ है। अरावली से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है और इसकी ढाल 1 मीटर अथवा 6 किलोमीटर की दूरी से सुंदरवन की तरफ घटता जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर से भी अधिक है, पर इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र सिंधु की ही भांति भारत से बाहर स्थित है। ये उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा बरवा शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार की मोड़ बना करके अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे यहाँ स्थानीय भाषा में दिहांग के नाम से भी जानते हैं। असम के समीप बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपोली लोहित, केनुला एवं अन्य सहायक नदियाँ दक्षिण से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में या ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। हिमालय से आकर के मिलने वाली सहायक नदियों में सुबनश्री, कामेघ, धनश्री, मनस और तीस्ता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, जहां नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य है। किंतु जब ये नदी उच्च पर्वत क्षेत्र से गुजरती है तथा असम में जब अनेक धाराएं इनसे मिलती हैं तो इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ की गुम्फित होकर के अनेक द्वीपों को जन्म देती हैं। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी की घाटी में अवसाद की मात्रा बढ़ने से जल का प्रवाह तटबंधों को पार कर अलग बगल के क्षेत्र में फैल जाता है और बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। इससे असम एवं बंगाल में भारी जानमाल की क्षति होती है। अन्य हिमालयी नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की अधिक मात्रा में निक्षेप से नदी के मार्ग में बार बार परिवर्तन होता रहता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है? यह एक प्रकार की पूर्ववर्ती नदी है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख पूर्ववर्ती नदियों की सूची बनाइए और ये पूर्ववर्ती नदियां हैं कौन? यही अर्थात कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। यमुना नदी, यह नदी हिमालय, यह नदी जो है यमुना नदी महान हिमालय के यमुनोत्री अर्थात यमुना है यमुनोत्री के हिमानी से निकल करके 1375 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयागराज इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन आदि हैं जो इसके दाहिने तट से आकर के मिलती हैं। घाघरा नदी, यह नदी ट्रांस हिमालय क्षेत्र के करनाली स्थित मामचा चुंगो हिमनद से निकलती है और दक्षिण पूर्व दिशा में बह करके हिमालय को पार करती है। इसे पर्वतीय क्षेत्र में करनाल एवं मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानते हैं। यह है नेपाल से प्रभावित होकर के छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर गंगा से मिल जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से पुकारा जाता है। गंडक नदी, यह नदी महान हिमालय से निकल करके नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन और अवसाद से अधिक
इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन और अवसाद से अधिक निक्षेपण से यहाँ बाढ़ की आशंका बनी रहती है। इस नदी के साथ कई पौराणिक किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। कोसी नदी, यह नदी भी महान हिमालय के गोसाई थान से निकल करके नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्यधारा अरुण कहलाती है और इसकी अन्य सहायक धाराओं में मिलाची, भोटिया, सप्तकोशी, तांबा और लिख्यू, दुग्ध, तंबूर प्रमुख हैं। यह इसके अतिरिक्त भी कई अन्य धाराओं को समाहित कर कुर्सेला के निकट गंगा से जाकर के मिल जाती हैं। इस नदी की लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है। यह नदी भी तीव्र मार्ग परिवर्तन एवं कटाव के लिए विख्यात है। गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान टाल के नाम से भी पुकारे जाते हैं। गंगा के द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान जो है उसे हम टाल के नाम से भी जानते हैं। कोसी जो एक तरफ अपने जलोढ़ से उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, वही दूसरी तरफ अपने क्रूर बाढ़ की विभीषिका से इसे अभिशप्त भी करती है। बाढ़ से रक्षा के लिए इसके दोनों तटों पर तटबंध बनाया गया है। क्या आप जानते हैं बिहार राज्य को कोसी नदी में बाढ़ आने से अपार क्षति होती है। इसी कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। खम्पात की खाड़ी भड़ौच के निकट में गिरने से पूर्व विविध दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती हैं। जबलपुर के निकट भैरा घाट में संगमरमर के शैलखंडों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा धुआंधार प्रपात का निर्माण करती हैं। धुआंधार प्रपात अर्थात कपिल धारा। नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियाँ छोटी छोटी हैं जो समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। ये नर्मदा की भांति भ्रंश घाटी से निकलकर नर्मदा के समानांतर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खम्पात की खाड़ी में गिरती है। सूरत के निकट पूर्णा और इसकी एकमात्र नदी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में गुजरात की साबरमती तथा माही प्रमुख है। इसके अतिरिक्त पश्चिम घाट पर्वत से निकल करके अनेक नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इनमें गोवा का मांडवी और जुआरी, कर्नाटक की कालिंदी, गंगावेली, सरवती, नेत्रवती तथा केरल की पेरियार, पंबा तथा मणिमाला कुछ प्रमुख चोटी पर तीव्रगामी नदियां हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर के बहने वाली नदियों में लूनी प्रधान नदी है। क्या आप जानते हैं कि राजगीर में गर्म पानी का झरना तथा ककोलत का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य में स्थित जल प्रपात के ये उदाहरण हैं। महानदी, यह प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है और यह नदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकल करके उड़ीसा से बहती है। यह बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी अफवाह प्रणाली का जो विस्तार है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ, हंसदेव, माद, जोग और तेल है। क्या आप जानते हैं साबरमती और माही नदियां किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है? गोदावरी नदी, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी जो द्रोणी है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में फैली हुई है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है और इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। इसी नदी का 50% अफवाह बेसिन महाराष्ट्र में विकसित हुई। प्राणहित, वर्धा, मंजीरा, मेनगंगा और पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बड़े आकार एवं विस्तार के कारण
बड़े आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा जैसे नामों से विभूषित किया जाता है। तो दक्षिण की गंगा अथवा बृहद गंगा हम गोदावरी नदी को कहते हैं। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट स्थित महाबालेश्वर महाराष्ट्र के निकट एक स्रोत से निकल करके लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अफवाह बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा है। इसकी सहायक नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ में दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी कावेरी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इस नदी का अफवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती और लोकपवानी, अकावली, लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी। अनंता ये नदी तमिलनाडु में स्थित है। कुडलोर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उपरोक्त नदियों के अतिरिक्त भी कई छोटी छोटी नदियां हैं जो पूरब की ओर बहती हैं, जिनमें दामोदर, ब्राह्मणी और बैतरणी एवं सुवर्ण रेखा प्रमुख है। कि आप जानते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रपात है जो कावेरी नदी पर है। इस जलप्रपात के बिजली घर से मैसूर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान होता है। जलाशय अथवा झील कश्मीर में स्थित डल तथा उलर झील, नैनीताल राजस्थान का सांवर झील और बेगूसराय का कांवर पक्षी विहार, बेतिया का सरयामान, दरभंगा का लक्ष्मी सागर जैसे जलाशयों से आप परिचित हैं। तो आप इन स्थानों को जरूर याद रखें। जैसे कि डल झील और उलर झील कहाँ है, तो ये कश्मीर में। ऐसे नैनीताल कश्मीर स्थित डल तथा उलर झील और नैनीताल राजस्थान का सांबर झील और बेगूसराय का कांवर, बेगूसराय मतलब कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है। वही सरयामान बेतिया में, दरभंगा का लक्ष्मी सागर जैसे जलाशयों से परिचित हैं। ये मानवीय उपयोग के साधन के साथ साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। क्या आप अपने झीलों के महत्व को जानने का प्रयास किया है? जरा सोचिए, यदि उन स्थलों पर झील नहीं होता तब वे इतने पर्यटकों को आकर्षित कर पाते जितना आज करते हैं। प्रायः जल भरे विशाल खंडों को झील के रूप में जाना जाता है, पर झीलों के आकार प्रकार के साथ साथ इनकी आकृति में भी भिन्नता पाई जाती है। वर्षा के जल के जमाव तथा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। झील मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से निर्मित होती है। निर्माण की दृष्टि से झीलों के निम्नवत प्रकार। निर्माण की दृष्टि से झीलों के निम्नवत प्रकार। धसान घाटी झील। धसान घाटी में जब जल जमाव होता है तब इस प्रकार का झील बन जाता है। अफ्रीका में इस प्रकार के झील की संख्या अधिक है। विक्टोरिया, रुडोल्फ, न्यासा इसके उदाहरण हैं। भारत में तिलैया बांध के द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। गोखुर झील। नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है या भूमि की ढाल कम हो जाती है तब उसके मार्ग में विसर्पण पैदा होने लगता है। अंततः विसर्प भाग काट कर मुख्य धारा से अलग हो जाती है, जिसका आकार गाय के खुर के समान होता है। इसे गोखुर या परित्यक्त झील भी कहा जाता है। उत्तरी बिहार में इस प्रकार के झील पाए जाते हैं। बेतिया का सरयामान या बेगूसराय का कांवर झील इसके उदाहरण हैं। क्रेटर झील। जब ज्वालामुखी के क्रेटर में राख और लावा का आना बंद हो जाता है तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर के झील में परिणत हो जाता है। बोलीविया का टिटिकाका और टर्की का वान झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो क्रेटर के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो ये बोलीविया का टिटिकाका और टर्की का वान झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में लोनार झील इसी प्रकार के निर्मित हुआ है। लेगून झील।
सिप्ट तथा रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेश में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं तब ऐसे झील लैगून कहलाते हैं। लैगून का उदाहरण भारत स्थित चिल्का एवं पुलिकत झील है। अवरोधक झील, कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन के कारण चट्टानें गिर करके नदियों के प्रवाह को रोक देते हैं तो इससे भी झील बन जाते हैं। इसे अवरोधक झील कहते हैं। हिमानी झील, हिमानी क्षेत्र में हिमानी के द्वारा निर्मित झील में हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में जैसे नैनीताल, हेमताल, सात ताल आदि सुंदर उदाहरण हैं। हिमानी के कौन से झील आते हैं? इसके अंतर्गत नैनीताल, भीमताल, सात ताल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील, जम्मू कश्मीर में उलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाए जाने से भी झील का निर्माण हुआ, जैसे कि भांगड़ा नागल परियोजना के विकास में गोविंद सागर झील का निर्माण, अर्थात जब भांगड़ा नागल परियोजना के विकास में गोविंद सागर झील का निर्माण और लोकतक एवं बड़ यानी जैसे कई मीठे पानी के झील के साथ साथ राजस्थान का लवण युक्त सांभर झील इसी प्रकार के झील हैं। प्रायः देखा गया है कि मरुस्थलीय अथवा अर्ध शुष्क क्षेत्रों के झील खारे पानी के झील होते हैं, जबकि ठंडे प्रदेशों के तथा पर्वतीय प्रदेशों के झीलों का जल मीठा होता है। झील मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। ये नदियों के प्रवाह क्षेत्र को सुचारू बनाने में सहायक हैं। अत्यधिक वर्षा या बाढ़ दोनों स्थिति में झील नदियों के बहाव को संतुलित रखती हैं। सूखे के दिनों में संचित जल की उपयोगिता बढ़ जाता है। झील जल विद्युत उत्पादन में भी उपयोगी है। ये आसपास के जल वायविक परिस्थितियों को भी सामान्य करती हैं। जलीय पारितंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ प्राकृतिक छटा का सुंदर लुभावना तथा मनोरंजक बनाने में झील मदद करता है। मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ, सभ्यता की जननी के रूप में नदी घाटी क्षेत्र को प्राचीन काल से ही जाना जाता है। सिंधु घाटी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हुआंग हो की घाटी में चीन की तथा नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। जीव के विकास वृक्ष से मानव शाखा के पृथक होने के उपरांत मानव समुदाय लगातार विकसित होता गया। मानव विकास की सुलभ परिस्थितियाँ सभी स्थलों पर समान रूप से सुलभ नहीं रही होंगी। विभिन्न विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने भी इस मत को स्वीकार किया है। प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय फ्रांस के बाचर द परथेस को है। इन्होंने विभिन्न प्रमाणों के अध्ययन के पश्चात पेरिस की सीन नदी को सभ्यता का उद्भव केंद्र बताया। उसी प्रकार डॉक्टर मित्रा ने मानव उत्पत्ति का केंद्र शिवालिक के दक्षिण हिमानी के पिघलने से निर्मित नदी घाटी को बताया है। मानव विकास के क्रम में लगभग सभी शोध प्रतिवेदन नदी घाटी क्षेत्र में मानव सभ्यता का उद्भव केंद्र मानने पर एकमत प्रतीत होते हैं। आज इलाहाबाद के समीप प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। बड़े बड़े नगरों तथा महानगरों का विकास भी नदी घाटी क्षेत्र में ही हुआ। आज उद्योगों, कृषि कार्यों, परिवहन साधनों को विकसित करने में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि नदी जल का अत्यधिक दोहन एवं इन जलाशयों में कचरों का उत्सर्जन नदी को अत्यधिक प्रदर्शित कर रहा है, आज वैश्विक स्तर पर यह चिंतन का एक विषय है। क्या आप जानते हैं पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसका निर्माण 1984 ईस्वी में हुआ था। पटना स्थित जो गांधी सेतु है ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसका निर्माण 1984 में हुआ था, जो 7 किलोमीटर है। प्रदूषण, बढ़ती आबादी के साथ साथ जल का अनुप्रयोग भी तीव्र गति से बढ़ गया है। ये हमारे घरेलू कार से लेकर के औद्योगिक कार के लिए भी अत्यधिक उपयोगी संसाधन है। आज जल संसाधन का उपयोग आर्द्र कृषि की फसलों के लिए हो रहा है। बाढ़ के समय नदियाँ विकराल रूप धारण कर लेती हैं और इस समय वो धरातल पर के सभी कचरे को
आत्मसात कर लेती हैं, जिससे जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई। किसी कार्य में प्रयुक्त उर्वरक, कीटनाशक और पीड़कनाशी वस्त्र धोने में प्रयुक्त साबुन, सोडा, अपमार्जक तत्व घुल करके जल को प्रदूषित करते हैं। मल जल प्रवाह, मवेशियों की सफाई जैसे मानवीय अनुक्रियाएं जल प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। मानवीय कार्यों के कारण उत्पन्न आपदा को दिखाया गया है। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा अपरदन की गति में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे नदियों के प्रवाह मार्ग में तीव्र अवसादीकरण हुआ। इन ठोस अवसाद, कीचड़, रासायनिक कचरे के बढ़ जाने से जलीय जीवों का संकट बढ़ गया है। साथ ही बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं कि बड़े आकार की झील को समुद्र भी कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। संरक्षण। नदी प्रदूषण ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। आज विश्व के अनेक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए संरक्षण कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संरक्षण का क्रियान्वयन व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र हित में अपरिहार्य है। वनस्पति का विकास। वनस्पति हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने में मदद करती है। शुद्ध वायु के साथ साथ ये हमें फल, औषधि, कीमती लकड़ियाँ भी प्रदान करती हैं। इनकी जड़ें मृदा को संगठित रखती हैं, जो नदियों एवं वायु के द्वारा अपरदन की प्रक्रिया को निष्प्रभावी बना देता है। इससे न केवल नदियों के कटाव नियंत्रित हो जाते हैं, बल्कि नदियों में अवसाद के प्रवाह पर भी अंकुश लग जाता है। वनस्पतियां वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती हैं, हमें ऑक्सीजन जैसे जीवनदायिनी गैस लौटा देते हैं, पर्यावरण को संतुलित रखते हैं तथा पर्यावरणीय दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% भाग वनाच्छेद होना चाहिए। अर्थात पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत वन की जरूरत होनी चाहिए, तो लगभग 33%। वर्तमान समय में भारत के मात्र 19.25% भूभाग ही वनाच्छादित हैं, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं हैं। वनों के क्षेत्रफल में कमी का प्रभाव वन प्राणियों पर भी पड़ा है तथा उनका आवास दिनों दिन छोटा होने लगा है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। नदियों में 90% जल का संरक्षण मानसूनी वर्षा, हिमालयी क्षेत्रों में हिम के पिघलने के कारण होती है, किंतु इनका अनिश्चित और अपरिमित वितरण बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्रलयकारी परिस्थितियां पैदा करती हैं। इन परिस्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए नागरिकों के जागरूक होने और सरकारी तंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत सरकार ने गंगा कार्य योजना 1985 में प्रारंभ किया था, किंतु इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। इस संदर्भ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति ने प्रथम चरण की समीक्षा के उपरांत कुछ सुझाव भी पारित किए। इन सुझावों एवं योजनाओं को देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनागत लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों के 27 नदियों के किनारे बसे 152 नगरों को शामिल किया गया। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए 215 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 69 योजनाएं पूरी तरह कर ली गई हैं। इस परियोजना के अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को शुद्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत झील संरक्षण कार्य को भी सम्मिलित किया गया। प्रारंभ में 2 झील जैसे कि पवई जो महाराष्ट्र में, ऊटी तमिलनाडु में को शामिल किया गया था। आज गंगा, यमुना, गोमती सहित अनेक नदियों पर इस तरह के संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। कृषि कार्यों में रसायनों जैसे कीटनाशी, पीड़कनाशी, कवकनाशी का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ रहा। ये रसायन वर्षा जल के साथ या बाढ़ जल में घुलकर नदी के जल का प्रदूषित कर रहे हैं। इस मैदानी क्षेत्र या अन्य कृषि क्षेत्र में मेड़ लगा करके नियंत्रित किया जा सकता है। इससे ठोस अपशिष्ट को रोकने में मदद मिल सकती है। राष्ट्रीय जल संरक्षण
या राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का निर्माण। जैसा कि आप जानते हैं कि नदियों में जल का स्रोत वर्षा, हिमपात या हिमानी के जल का वितरण समूचे प्रदेश में एक समान नहीं है। इससे सभी राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। कई नदियों के संदर्भ में एक किसी राज्य का जल स्रोत पर एकाधिकार भी स्थापित हो जाता है, वही पड़ोसी राज्य आवश्यक जलापूर्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जल वितरण को लेकर के राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। अतः केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राष्ट्रीय जल संरक्षण केंद्र की स्थापना करे और राज्यों को आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति करे। इससे न होकर के राज्यों के विवाद को हल किया जा सकेगा, बल्कि बाढ़ एवं सुखाड़ पर भी काबू पाया जा सकेगा। अंतर्राज्य स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना इस दिशा में एक प्रभावशाली नीति हो सकती है, लेकिन इसके कार्यान्वयन को लेकर के अनिश्चितता का माहौल है। मानव जीवन पर अफवाह तंत्र का प्रभाव। जल में घुले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ अम्ल वर्षा को जन्म देते हैं। मतलब कि जो जल में घुले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं ये अम्ल वर्षा को जन्म देते हैं। मानव जीवन पर अफवाह तंत्र का प्रभाव। जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है कि नदी अफवाह क्षेत्र मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा। नदियां आदिकाल से ही मानव जीवन गतिविधियों का साधन रहा। नदियां विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों की जन्मस्थली के साथ मानव सभ्यता का पालना भी है। नदियों के जलप्रपात जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र के साथ साथ पर्यटन के आकर्षक केंद्र भी है। प्राचीन काल में सड़क एवं वायु मार्ग के साधन के अभाव में ये परिवहन का सर्वाधिक उपयुक्त साधन था। आज ये राष्ट्रीय जल मार्ग का भी विकास हो रहा। सामरिक दृष्टि से भी नदियां आज उपयोगी हो गई हैं। नदियों के प्रवाह की वजह से ही कृषि भूमि का आज 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, जो नदी घाटी डेल्टा तटीय प्रदेशों में फैले हुए हैं। गंगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा एवं मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की प्रचुरता। उत्तर बिहार में काशी बागमती गंडक आदि नदियाँ प्रति वर्ष बढ़ी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेप करती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी हुई है। वर्तमान परिवेश में नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास हुआ। इनमें से कुछ तो पूर्ण हो गए और कुछ आज भी निर्माणाधीन हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों पर कई बांध लगाए गए, जिससे मानव निर्मित नहर झीलों का विकास हुआ। ऐसे नहर झील जलीय जीवों के लिए उत्तम हैं। ये क्रीड़ा स्थली होने के साथ साथ पर्यटन के सुरम्य स्थल भी हैं। इन बांधों के बन जाने से बाढ़ पर नियंत्रण करने, नौकायन के मार्ग विकसित करने, जलाशयी जीव की प्रजनन करने, मृदा अपरदन को रोकने, जल विद्युत उत्पन्न करने, वनों का विकास करने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बल मिला। भाखड़ा नागल जो सतलुज नदी की एक परियोजना है। भाखड़ा नागल जो है सतलुज नदी की एक प्रमुख भाखड़ा नागल जो सतलुज नदी की एक परियोजना है। 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचित करता है। टेहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर हुआ। 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। बिहार में अनेक परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जैसे कि सोन परियोजना को छोड़कर शेष सभी नदी घाटी परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं। पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी पर स्थित टेहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नदियां अपने साथ लाए गए अवसाद का निक्षेपण मैदान एवं घाटी में करती हैं, जिसमें उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जीवाश्म खनिज एवं खनिज तेल के स्रोत होते हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला निक्षेप के लिए विश्व विख्यात है। इसके अलावा नदी घाटी क्षेत्र से महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज जैसे कि लौह अयस्क, सोना, क्वार्ट्ज आदि होता है। इसके अतिरिक्त नदियों के आसपास की जलवायु संशोधित हो जाती है, जो
बसाव को प्रेरित करता है। उपरोक्त सभी पहलू मानव जीवन पर नदियों के सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। इन सुविधाओं को पाकर मानव उन्नति के शिखर पर पहुंचकर आज इन नदियों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। आधुनिक प्रगति के नदियों के अस्तित्व। क्या आप जानते हैं कि भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में साबरमती, माही एवं यमुना प्रमुख है। आधुनिक प्रगति के नदियों के अस्तित्व पर ही संकट आना नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। नदी एवं झील के जल का प्रदूषित होना अनंतः मानव सभ्यता के विनाश का ही वातावरण बनाता है। अब यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर को आपको खुद कमेंट बॉक्स में देना है। 10 क्वेश्चन है, 10 के क्वेश्चन को आप देना है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आप दे सकते हैं। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर है? निम्न में कौन लवणीय झील है? और गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु किस नदी के तट पर? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? कौन सी नदी है भ्रंश घाटी से? ऐसे कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है? 7वां है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? और कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़े हैं तो आप इन प्रश्नों के उत्तर जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है जरूर बताएं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अपने हित में दोस्तों के साथ जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।